हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नए रेशे के बारे में जो कि है रेशम। रेशम जो है वो एक एनिमल फाइबर है और यह रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। इसे क्वीन ऑफ ऑल फैब्रिक्स यानी वस्त्रों की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि रेशम में अपने आप में एक अनोखी चमक होती है, सुंदरता होती है, आकर्षण, और यह बहुत ही मजबूत फाइबर है। यह प्रोटीन प्रधान रेशा है और यह शहतूत की पत्तियों पर कीड़ों को पाल कर उससे उन कीड़ों से रेशम प्राप्त किया जाता है। अगर हम इसके इतिहास के बारे में देखें तो रेशम जो है वो लगभग 2500 ईसा पूर्व चीन में उत्पादित होना शुरू हुआ था। तो इसका उद्गम जो है वह चीन ही है। चीन से फिर पूरे विश्व भर में रेशम से वस्त्र बनाने की जो कला है उसका विस्तार हुआ और धीरे धीरे यह पूरे विश्व भर में जाना जाने लगा। यह एक राजसी वस्त्र के रूप में जाना जाता था, यानी कि राजा महाराजा और जो धनाढ्य लोग हैं वही रेशम का इस्तेमाल करते थे। इसके पीछे कारण एक यह भी है कि रेशम जो है वो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो बहुत ही लंबा है, तो इसके कारण से यह महंगा रेशा है। और उसके बाद में जब इससे वस्त्र बनाया जाता है तो उस वक्त भी विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यह अत्यंत महीन कोमल फाइबर होता है। धीरे धीरे जब यह पूरे विश्व भर में इसकी ख्याति हुई तो भारत में भी पहुंचा और भारत में विभिन्न प्रकार के परंपरागत वस्त्र रेशम से बने, जो कि वर्तमान में भी विश्व भर में जाने जाते हैं, पहने जाते हैं। जिसमें से एक नाम है बनारसी साड़ी। तो वह भी अपने आप में बहुत ही एक समृद्ध वस्त्र है जो कि विश्व भर में अपनी पहचान रखता है। जब हम बात करते हैं रेशम के उत्पादन की यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की, तो सबसे पहले बात उठती है कि रेशम जो है वो जिससे प्राप्त होता है उसके बारे में जाना जाए। तो रेशम जो है वो इसके कीड़े से प्राप्त होता है और कीड़ा का जो लाइफ साइकिल है उससे पहले जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके लाइफ साइकिल की एक स्टेज ऐसी है जहाँ पर रेशा प्राप्त किया जाता है। तो मुख्य रूप से 4 इसकी स्टेजेस होती हैं लाइफ में। सबसे पहले एग यानी कि अंडा, फिर लार्वा, नंबर 3 प्यूपा और नंबर 4 कीड़ा। तो सबसे पहले ये चारों ही अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कीड़े की फीडिंग होगी यानी कि कीड़े को न्यूट्रिशन मिलेगा, उसी हिसाब से उतना ही अच्छा बेस्ट क्वालिटी का फाइबर हमें प्राप्त होगा। इसीलिए हर स्टेज महत्वपूर्ण है रेशा प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले हेल्दीएस्ट जो कीड़े होते हैं उनको चुना जाता है और फिर उनसे अंडे प्राप्त किए जाते हैं। इन अंडों को लगभग 12 से 15 दिन यानी कि 2 हफ्तों के लिए एक नमी युक्त हवादार लाइट वाले जगह पर छोड़ दिया जाता है, जहाँ से 2 वीक के बाद में अंडे से लार्वा निकलता है। फिर इन लार्वा को सावधानीपूर्वक एक शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है, जहाँ पर ये लगातार शहतूत की पत्तियाँ जो हैं वो खाते हैं और लगातार खाते रहने से ये धीरे धीरे इनकी लंबाई और वज़न में बढ़ोतरी होती है। और यह प्रक्रिया लगभग 20 से 35 दिन यानी लगभग 1 महीना तक चलती है। जब यह लार्वा मैच्योर हो जाता है 20-35 दिन के बाद में, तो यह अपने चारों तरफ अपनी लार को लपेटता है और यह जो लार है वह हवा के संपर्क में आकर सूखती जाती है और इसके कीड़े के चारों तरफ एक सफ़ेद कोट के रूप में चिपक जाती है। जब यह चारों तरफ चिपक जाता है तो यह कोकून कहलाता है और इस लार को लपेटने में लगभग 3 से 7 दिन का समय लगता है और इस समय को हम प्यूपा कहते हैं, कोकून कहते हैं। कोकून में क्या होता है कि
लार्वा के चारों तरफ रेशा जो है वो लिपटा हुआ है और यही कोकून का जब तैयार होने का समय है तो यही जो तैयार कोकून है उसी से रेशा प्राप्त किया जाता है। जब यह कोकून चिपक गया, उस कोकून तैयार हो गया, तो इसके बाद में इसके अंदर जो है वो लार्वा है और बाहर रेशा है। नेक्स्ट जो स्टेज होती है कीड़े की, तो जब कीड़ा अंदर पूरा प्रिपेयर हो गया, बन गया, तो वह कोकून को कट करके उसके बाहर निकलता है। लेकिन क्योंकि हमें रेशा प्राप्त करना है तो हम कीड़े को पूरा मैच्योर होने नहीं देते। जब वह कोकून स्टेज में है अंदर, तो उसी समय इसे खोलते हुए गर्म पानी में डालकर रेशा प्राप्त किया जाता है। तो अब असल में स्टार्ट होती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग। जब कोकून को छांटा जाता है, इसमें सबसे पहले फर्स्ट जो इसका प्रोसेस है उसमें कोकूनों को छांटा जाता है, उनकी रंग, उनकी आकृति, उनके आकार के अनुसार। और यह जो काम है इसके लिए इसको कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से गुजारा जाता है, जिससे जो भारी कोकून है वो नीचे गिर जाते हैं और हल्के कोकून अलग ऊपर रह जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें इन कोकून को गर्म पानी के अंदर डाला जाता है या गर्म भाप में से गुजारा जाता है, जिससे क्या होता है कीड़े तो अंदर मर जाते हैं और बाहर जो फाइबर लिपटा हुआ है कोकून में वो थोड़ा सा उसके ऊपर ढीले पड़ जाते हैं। जिस पदार्थ से वो चिपके हुए होते हैं, जिसे कि सेरेसिन कहते हैं, वो ढीला हो जाता है, मुलायम हो जाता है और फिर हल्के ब्रश उस पे फहराने से उसका जो अंतिम छोर होता है वो प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में इन अंतिम छोर को पकड़कर एक व्हील पर खींचा जाता है, गुजारा जाता है और आपस में पकड़कर उसे ट्विस्ट देते हुए लंबा धागा प्राप्त किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि इसे इसी समय ट्विस्ट किया जाए। प्रत्येक कोकून के छोर को पकड़कर डायरेक्ट उसे सुखाते हुए, खींचते हुए उसे रील पर लपेट लेते हैं। वैसे इसके रीलिंग ना करके इसकी लच्छियाँ यानी कि स्किन्स बनाई जाती हैं, जो कि 5 से 10 पाउंड की बुक में बांध दिया जाता है। इसके बाद में अगर इसको ट्विस्ट करके इसका धागा जो है वो बनाया जाता है। जब धागा बनाने की प्रक्रिया होती है उसी समय पर इसको थोड़ा नमी वाले वातावरण में रखा जाता है, अन्यथा ये ऐंठन देने यानी कि ट्विस्ट देने के समय पर ये टूट भी सकते हैं। अच्छा, एक और इसमें होता है प्रोसीजर कि जो रेशा है जब वो कोकून पर लिपटा हुआ होता है तो वो आपस में एक गोंद से चिपका हुआ रहता है, जिसे भी हटाने के लिए अगर हटाएं हम तो रेशा और ज़्यादा चमकदार हो जाता है। तो इस प्रोसेस को डिगमिंग कहते हैं। जब हमें लच्छियाँ प्राप्त हो गई हैं उसके बाद में यह प्रोसेस किया जाता है और डिगमिंग के बाद में रेशा जो है वो बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो इसको कई बार इसका वज़न बढ़ाने के लिए कुछ धातु या कुछ जो है अन्य पदार्थ इस पे लगाए जाते हैं, जिससे कि इसका वेट बढ़ाया जाता है। तो इसको कहते हैं वेइंग। अच्छा, कुछ और इसके प्रोसेस भी हो सकते हैं, जैसे ब्लीचिंग है, इसकी रंगाई है, छपाई है, वो अलग चीज़ है। लेकिन रेशा जो है उससे वो हमें अभी प्राप्त हो गया है और उसके बाद में उससे धागा बनाने का काम किया जाता है। तो ये तो थी धागा बनाने की प्रक्रिया कि किस तरह से हम रेशे से धागा बनने तक का पूरा प्रोसेस होता है और इसके बाद में इस धागे को आगे कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।